Okay, we'll start the new chapter now. This is second book, chapter number 9, mechanical properties of solids. In this, in fact, we are discussing the topic called elasticity. इसको कभी कभी हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी के नाम से भी ये चैप्टर जाना जाता है ना। तो सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं पहले इसको समझने के लिए। एक रबर बैंड है सपोज ऐसा, उसको अगर फोर्स लगाते हैं दोनों तरफ से, इट इलोंगेट्स, फिर छोड़ देते हैं तो वापस आ जाता है वो रबर बैंड, इट कम्स बैक टू इनिशियल पॉइंट, तो वी से इट इज इलास्टिक, है ना। इलास्टिसिटी मींस टेंडेंसी टू रिस्टोर इट्स डायमेंशंस व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड। वेयर एज सपोज हमने कोई क्ले लिया या डॉ लिया, है ना, गीला गीला आटा रहता ना, ऐसा कोई, उसको प्रेस कर दो यहाँ से तो प्रेस हो जाएगा, इट विल बी प्रेस लाइक दिस, ऐसे, है ना, प्रेस हो गया और वापस हटा लो हाथ तो वापस नहीं आता वो, वी से इट इज नॉट इलास्टिक, है ना। इसमें इलास्टिसिटी नहीं है। कोई ऑब्जेक्ट अगर अपनी डायमेंशंस रिटेन नहीं कर रहा है तो वी से नो इलास्टिसिटी, और डायमेंशंस रिटेन कर रहा है वी से इलास्टिसिटी, और क्विकली रिटेन कर रहा है तो वी से इट इज हाईली इलास्टिक। तो what decides this property and also where do we use this property? Suppose तुम्हें कोई एरोप्लेन बनाना है तो कौन सी प्रॉपर्टी मटेरियल की अच्छी होनी, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? वी विल बी डिफाइनिंग 3 मेन इलास्टिक कांस्टेंट्स बोलते हैं उनको, इलास्टिक मॉडुलस बोलते हैं, है ना। कौन सा मॉडुलस या कौन सा इलास्टिक कांस्टेंट स्ट्रांग होना चाहिए जब हम एरोप्लेन बना रहे हैं, है ना। जब हम सबमरीन बना रहे हैं तब कौन सा कांस्टेंट मटेरियल का अच्छा होना चाहिए, जब हम फ्लाईओवर्स बना रहे हैं तब कौन सा कांस्टेंट पे हम फोकस करेंगे। तो दीज आर द 3, वी आर गोइंग टू डिस्कस 3 कांस्टेंट्स जिनको हम बोलते हैं यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड शियर मॉडुलस, है ना। तो ये मॉडुलस पे फोकस करते हैं। तो जितने मशीन्स बनानी है या कोई स्ट्रक्चर बनाना है ना, कोई डिवाइस बनाना है, तो उसमें लिफ्ट, सपोज हमें लिफ्ट का केबल बनाने हैं, है ना, उस समय कौन से फोर्सेस डोमिनेट करते हैं, एरोप्लेन जब उड़ता है तो कौन से फोर्सेस डोमिनेट करते हैं, सबमरीन पानी के अंदर बहुत डीप चली जाती है तब कौन से फोर्सेस डोमिनेट करते हैं ना। तो अकॉर्डिंग टू दैट यू विल डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। नॉट कि सभी के हर प्रॉपर्टी स्ट्रांग होनी चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो डिपेंडिंग अपॉन द लोडिंग कंडीशंस, फ्लाईओवर बनाना है ना, तो उस पर डिसाइड होगा कि कौन सी। और इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं, 2 टर्म सीखने वाले हैं, एक तो स्ट्रेस एंड दूसरा स्ट्रेन, है ना। मटेरियल में स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डेवलप हो जाती है ना जब हम फोर्स लगाते हैं, तो दोनों क्या होते हैं वी आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर। ऑलराइट, तो सबसे पहले इलास्टिसिटी डिफाइन करते हैं। तो सपोज हमने ये स्प्रिंग ली, ये रबर बैंड ले ली, उसमें फोर्स लगाया और उसमें रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है ना, छोड़ देंगे तो वापस आ जाता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी by virtue of which it tends to regain its original dimensions, original size and shapes when applied force is removed. जब applied force हम remove कर लेते हैं, है ना, तब उसकी जो प्रॉपर्टी है to regain its dimensions is called elasticity, है ना। एंड डिफॉर्मेशन, जो जब डिफॉर्म हो जाती है उसको क्या बोलेंगे, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ये इलांगेट हो गई, है ना, इलांगेट हो जाएगी, उसको बोलेंगे कैसा, क्या हो गई, इलास्टिक डिफॉर्म हो गई, है ना। और फॉर एग्जांपल इफ वी अप्लाई द फोर्स ऑन लंप ऑफ पुट्टी, पुट्टी क्या होता है, ये मड जैसा होता है, क्ले जैसी होती पुट्टी, वॉल में लगाते हैं ना रूम वगैरह में पेंटिंग से पहले, पुट्टी बोलते हैं उसको। और मड, they have no tendency to regain its original dimension, and this property is called plasticity. This property is called plasticity. अगर उसकी टेंडेंसी नहीं है, इलास्टिक टेंडेंसी नहीं है, मतलब उसमें ओरिजिनल डायमेंशंस, अर्जुन साइलेंट कर लो, साइलेंट इट, ओके।
तो अगर उसमें ओरिजिनल डायमेंशंस रिटेन करने की टेंडेंसी नहीं है तो वी से प्लास्टिसिटी, है ना। डो होता है अपना आटा जो रहता है, गीला आटा ना, उसको प्रेस करके छोड़ दो तो वापस नहीं आता। तो वी हैव द टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी, है ना। तो जैसा मैंने बोला कि डिजाइनिंग करना है, बिल्डिंग डिजाइन करना है ना। नॉलेज ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल लाइक स्टील एंड कंक्रीट, इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली उसमें स्टील एंड कंक्रीट यूज करते हैं। सिमिलरली एरोप्लेन्स के लिए डिजाइन करने के लिए हमें मटेरियल की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, सबमरीन्स की, फ्लाईओवर्स की। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड फॉर पर्टिकुलर डिजाइनिंग। ऑलराइट। तो इलास्टिक बिहेवियर हम ऐसे भी समझ सकते हैं, एक रूम टेम्परेचर होता है ना, रूम टेम्परेचर पे जो आइटम्स हैं दे मेंटेन सम एक सर्टेन डिस्टेंस, और एटम्स, इंडिविजुअल एटम्स को मैं जो बॉन्ड्स होते हैं उनको क्या समझ सकते हैं हम, स्प्रिंग समझ सकते हैं। अगर हमने इसको पुल किया तो जो ये क्या होंगी, स्प्रिंग्स इलांगेट हो जाएंगी और उसकी साइज बढ़ जाएगी, फिर छोड़ दिया तो वापस आ जाते हैं, क्योंकि एक रूम टेम्परेचर पे, एक सर्टेन टेम्परेचर पे दे मेंटेन सर्टेन कांस्टेंट डिस्टेंस, है ना। तो स्प्रिंग बॉल मॉडल बोल सकते हैं। बॉल्स represent the atoms and spring represent the interatomic forces, right? Atoms or molecules are bonded together by interatomic forces and stay in equilibrium. All right. So just a minute, let me check कोई मीटिंग में तो नहीं। Okay. Okay, you are in waiting. संस्कृति कॉल कर दिया करो, because I did not get the indication. We have started the new chapter. देखो, chapter number 9, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इसमें हमने देखा इलास्टिसिटी क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को हम, जैसे स्प्रिंग को हमने पुल किया दोनों तरफ से और उसमें टेंडेंसी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन, है ना। अगर छोड़ देंगे तो वापस नेचुरल लेंथ पे आ जाती है, इसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। टू रिगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन व्हेन अप्लाइड फोर्स इज रिमूव, वेयर एज सपोज कोई मड है, वेट मड या क्ले या पुटी, पुटी भी ऐसे क्ले जैसा होता है, उसको प्रेस कर दो वापस नहीं आती वो। नो टेंडेंसी टू रिगेन इट्स डायमेंशन इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी, है ना। तो ये इनकी प्रॉपर्टी हमें काम आती है, हम डिफरेंट जब बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हैं, है ना। स्टील की, कंक्रीट की प्रॉपर्टी हमें पता होना चाहिए। एरोप्लेन डिजाइन करना है तो उसके मेटल कैसा यूज करना है, उसकी प्रॉपर्टीज एंड सो ऑन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, डिफरेंट मटेरियल्स, है ना, आर टू बी फर्स्ट डिटरमाइंड बिफोर दे आर यूज्ड इन वेरियस प्लेसेस। व्हाट वी आर डिस्कसिंग, प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स डिस्कस कर रहे थे, क्यों ऐसा बिहेव करते कुछ। तो एटम्स को हमने क्या, एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर बाउंडेड टुगेदर बाय द इंटरएटॉमिक फोर्सेस एंड दे स्टे इन इक्विलिब्रियम, है ना। एट पर्टिकुलर टेम्परेचर उनका एक डायमेंशन सेट हो जाती है। सपोज एक रूम टेम्परेचर पे इतनी डायमेंशन है, अगर हमने उसको डीप फ्रीजर के अंदर डाल दिया तो डायमेंशन कम हो जाएंगी उसकी। गैस स्टोव पे रखा तो बढ़ जाती है। तो डिफरेंट टेम्परेचर पे ये गैप जो है, ये जो स्प्रिंग को हमने, इंटरएटॉमिक फोर्सेज आर इक्विवेलेंट टू स्प्रिंग एंड बॉल्स आर इक्विवेलेंट टू द एटम्स। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अपना साइज ऑक्यूपाई कर लेते हैं वो। उनको अगर हमने खींचा तो उनके उनके बॉन्ड्स में स्ट्रेचिंग हो जाती है, जब छोड़ देते हैं तो वापस आ जाती है वो अपनी जगह, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर फिर से सेटल हो जाती है। कॉम्प्रेस करेंगे तभी भी वापस आती है ना। स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करो या कोई भी ऑब्जेक्ट को, है ना, इवन हार्ड ऑब्जेक्ट भी है तो कॉम्प्रेस करेंगे तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रेस होता है, हमें दिखता नहीं है ना। अब तुम फिजिक्स की नोटबुक को प्रेस करो ऊपर से टेबल पे रख के, तो इट विल बी कॉम्प्रेसिंग स्लाइटली, और जैसे ही छोड़ देते हैं तो इट कम्स बैक टू इनिशियल डायमेंशंस। रबर बैंड का हमें दिखता है, रबर बैंड को खींचते हैं तो it increases many folds, we can see it, but other objects we cannot see, but certainly there is a change,
in the dimension when we apply the force. तो फोर्स अप्लाई करने से बॉडीज में स्ट्रेस डेवलप होती है ना, है ना। सपोज तुम नोटबुक को प्रेस कर रहे हो ऊपर से हाथ से, तो उसके अंदर डिफॉर्मेशन होता है। डिफॉर्मेशन होने से मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब होते हैं, तो वो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करते हैं। एक पर्टिकुलर पोजीशन पर अप्लाइड फोर्स एंड रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल हो जाता है, तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस इन द बॉडी, है ना। इसकी डेफिनेशन नीचे लिखिए, बट लेट अस अंडरस्टैंड। When the body is subjected to deforming force, there is a restoring force developing in the body. This force is equal and opposite to the applied force. तुम एक हाथ से दूसरे हाथ को प्रेस करो अपने, थोड़ा प्रेस हो जाता है, वो बाद में रुक जाता है, दूसरे हाथ में रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया in the body is known as stress. Suppose F is the applied force normal to the cross section, जैसे ये डायग्राम है, दोनों तरफ से लगाना पड़ेगा या वन एंड फिक्स रखना पड़ता है। ए द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो अप्लाइड फोर्स है और रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर होता है, हमने देखा डेफिनेशन रिस्टोरिंग फोर्स है। सिंस अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स, तो इसलिए अप्लाइड फोर्स ही लिखेंगे यहाँ पर, स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। एंड यूनिट क्या होगी, ये प्रेशर जैसा ही हुआ ना, प्रेशर में भी फोर्स अपॉन एरिया होता है, बट इसमें टेंजेंशियल फोर्स, प्रेशर में हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स होना चाहिए, इसमें फोर्स एंगल पे भी हो सकता है। दैट इज द डिफरेंस स्ट्रेस एंड प्रेशर में, अदरवाइज फार्मूला सेम दिख रहा है। तो ऐसा यूनिट क्या होगी, न्यूटन इसका मीटर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू पास्कल। ऑल्सो पास्कल साइंटिस्ट का नाम है, उसने फ्लूइड, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे फ्लूइड के बारे में, उसने फ्लूइड का लॉ दिया था, प्रेशर लॉ, तो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में पास्कल्स लॉ। एंड इट्स डायमेंशन ml-1 t-2 होंगे। तो स्ट्रेस का फार्मूला एफ अपॉन है। ऑलराइट, तो डिपेंडिंग अपॉन द फोर्स अप्लाइड, स्ट्रेस इन द बॉडी इज ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप के फोर्स लगा सकते हैं, तो स्ट्रेस 3 टाइप की होंगी फिर। क्लियर? So somebody asks you to define the stress in the body, restoring force per unit area, and restoring force at equilibrium is equal to applied force F upon A. तो फोर्स सपोज हमने ऐसे लगाया, आउटवर्ड या इनवर्ड, परपेंडिकुलर लगाया क्रॉस सेक्शन, ऐसे लगाया या ऐसे लगाया। जब इनवर्ड फोर्स लगाते हैं तो कंप्रेसिव रहेगा, आउटवर्ड लगा तो टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं। एंड ये दोनों स्ट्रेस कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। जब क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लगाते हैं तो वी कॉल इट longitudinal stress. When 2 forces are applied normal to the cross sectional area of the cylinder, then there is longitudinal or normal stress which is subdivided. अभी नॉर्मल में भी आउटवर्ड लगा रहे हैं या इनवर्ड लगा रहे हैं, या आउटवर्ड फोर्स लगाएंगे तो उसको बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस, और टेंसाइल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, या सिंपली टेंसाइल स्ट्रेस, है ना। जैसे लिफ्ट की स्ट्रिंग होती, लिफ्ट की जो केबल होती ना, उसमें टेंसाइल स्ट्रेस ही रहती है, आउटवर्ड फोर्सेस ही रहते हैं ना, टेंसाइल, जो उसकी लेंथ बढ़ाने की टेंडेंसी हो। और अगर सिलेंडर को हमने कॉम्प्रेस कर दिया, तब कौन सी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगी, उसको कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस बोलते हैं। फ्लाईओवर्स के जो कॉलम होते हैं ना, ऐसे ऊपर फ्लाईओवर होता है, तो ये हमेशा दबते रहते हैं, है ना। इसके ऊपर फोर्स, व्हीकल का फोर्स भी लगता है, और इसका खुद का जो मटेरियल मास है फ्लाईओवर का, वो भी। तो फ्लाईओवर्स में जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है उसको कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस बोलेंगे, और लिफ्ट की जो केबल्स है उसमें टेंसाइल स्ट्रेस बोल सकते हैं, या सिलेंडर को ही बोल सकते हैं। सिलेंडर में आउटवर्ड फोर्स लगा है तो टेंसाइल, और इनवर्ड फोर्स लगा है तो कॉम्प्रेसिव, कॉम्प्रेस।
कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस तो क्लियर समझ में आ जाती है ना, कॉम्प्रेसिव फोर्स है कॉम्प्रेस, और जो इलांगेटिव फोर्सेज है तो इलांगेटिव स्ट्रेस नहीं बोलेंगे, उसको टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं, और यहाँ पर सिंपली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस वी कॉल इट। कहीं पे वर्ड आएगा ना टेंसाइल, इट इज नथिंग बट ए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। क्लियर? दूसरी स्ट्रेस कौन सी हो सकती है? ये तो फर्स्ट हो गई, इसको ए सिंबल दो या 1 दे दो। बी में देखते, सपोज हमने ऐसे फोर्स लगाया, नीचे में इधर लगाया, ऊपर में इधर। मशीन्स के अंदर ऐसे रहते हैं, मशीन्स के अंदर शेयर फोर्स बोलते हैं इसको, है ना, ऐसे। तो टेंजेंशियल और शेयर, टेंजेंशियल का मतलब शेयर, शेयर फोर्स। कैन यू गिव मी एग्जांपल शेयर फोर्स का एग्जांपल दे सकते हैं क्या? और कोई एग्जांपल दे सकते हैं इसके अलावा? एरोप्लेन में शेयर फोर्सेस लगते हैं, पता है? एरोप्लेन जब उड़ता है हवा में, तो एयर जो है उसके बॉडी से टेंजेंशियली उसके बॉडी को शेयर फोर्स लगाती है। शेयरिंग, उसमें कभी कभी पैनल्स निकल जाते हैं उसके, या शेयर ऑफ हो जाते हैं उसका मेटल कुछ, है ना। तो एरोप्लेन में मैक्सिमम शेयरिंग फोर्स होते हैं। ऑलराइट, तो टेंजेंशियल फोर्स से शेयर स्ट्रेस बनेगी। फार्मूला वही रहेगा, एफ अपॉन ए, एरोप्लेन का फार्मूला वही रहेगा, एफ अपॉन ए, फार्मूला चेंज नहीं होगा। If two equal and opposite forces are applied parallel to the cross-sectional area of cylinder as shown, there is relative displacement between the opposite faces. ये थोड़ा आगे चला गया, ये थोड़ा पीछे आ गया, या इसको फिक्स कर दो तो ये आगे चला गया, ये relative displacement हो गया। The restoring force per unit area developed due to the applied tangential force is called tangential stress. तो ये भी F अपॉन ए होगा। ये पूरी सरफेस पे लगा रहा तो पूरा एरिया ले लो, F। एक का ही लेना है बस, दोनों का नहीं लेना है, एक का ही फोर्स एंड एरिया लेना है, डबल नहीं करना उसमें। ठीक है, यूनिट तो हमने पहले लिखी थी, अभी बार बार यूनिट लिखने का मतलब नहीं। गॉट इट? तो ये दूसरी हो गई। तीसरी कौन सी हो सकती है? जब परपेंडिकुलर फोर्स आर अप्लाइड फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन इक्वली। इसमें देखो, इसमें हमने यहाँ पे नहीं लगाया था फोर्स, लेकिन अगर सब तरफ से परपेंडिकुलर फोर्स लगे, जैसे कोई बॉल को तुमने पानी के अंदर डाल दो या गैस सिलेंडर के अंदर डाल दो जिसमें बहुत ज्यादा प्रेशर है, एयर प्रेशर, या वाटर के डीप इनसाइड लेके जाओ, तो उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिक और वॉल्यूम स्ट्रेस, पूरे वॉल्यूम पे लग रही है ना। तो एग्जांपल देखो, व्हेन सॉलिड स्फीयर इज प्लेस्ड इन द फ्लूइड अंडर हाई प्रेशर, it is compressed uniformly from all the direction. The force applied by the fluid acts in the perpendicular direction at each point of the surface, and body is said to be under hydraulic compression. Internal forces developed per unit area is called stress। यहाँ भी फोर्स अपॉन एरिया, dF by परपेंडिकुलर फोर्स है तो इसलिए प्रेशर लिखते हैं इसको। परपेंडिकुलर फोर्स लगता है सभी डायरेक्शन से, therefore we call it hydraulic pressure। hydraulic stress is nothing but a hydraulic pressure और हाइड्रोलिक स्ट्रेस है। तो ये इसका एग्जांपल दे सकते हैं क्या? कहाँ पर? वेयर? बोलो, कैन यू गिव मी द एग्जांपल डे टू डे लाइफ में? फिश के ऊपर लग रहा है ना, फिश इनसाइड द वाटर, और सबमरीन, सबमरीन डिजाइन करनी है तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेस कैलकुलेट किया जाता है मटेरियल का, है ना। इतना सा सस्टेन कर सकता क्या पानी के अंदर? इफ यू गो 10 मीटर डीप इनसाइड द वाटर, प्रेशर विल बी डबल ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 2 एटमॉस्फेयर हो जाता है 10 मीटर जाने से, राइट। 100 मीटर चले गए
तो 10 टाइम्स हो गया, 11 टाइम्स हो गया ना, एंड सो ऑन। कई किलोमीटर तक डेप्थ होती है, उतना प्रेशर सस्टेन नहीं कर सकते, वी कैन नॉट ब्रीद इनसाइड। अगर हम लोग 10 मीटर जाते हैं ना, तो ब्रीदिंग ट्रबल हो सकती है हमें अंदर। वी कैन इनहेल बट वी कैन नॉट एक्सेल। ठीक है, इसके लिए फिर हमें ऑक्सीजन लेके जाना पड़ता है, या फिर अपनी बॉडी ऐसी हो कि, है ना, सम डाइवर्स आर देयर, दे कैन गो डीप इनसाइड बट नॉट नॉर्मल मैन। तो सबमरीन्स के लिए इसकी वॉल्यूम स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेस के आइडिया होना चाहिए, मटेरियल कितना सस्टेन कर सकता है। ठीक है, तो 3 स्ट्रेसेस हो गई। नाउ वन क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी बुक का स्ट्रेस का क्वेश्चन। स्टील केबल विद द रेडियस इतना इज गिवन। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड। मैक्सिमम स्ट्रेस है तो मैक्सिमम लोड, है ना। क्या फार्मूला स्ट्रेस का बोलो? F/A। तो ये मैक्सिमम है, तो ये भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैक्सिमम स्ट्रेस कितना दिया? 10 टू द पावर, ओके, एफ मैक्स मिल भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन एरिया। तो मैक्सिमम स्ट्रेस 10 टू द पावर 8 है, ऐसा यूनिट में ही है। एरिया हमें देखना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। केबल का रेडियस पाई आर स्क्वायर है ना। तो ये 3 एंड 1.5, 1.5 का स्क्वायर 2.25 होगा, 2.25 मल्टीप्लाइड बाई 3.14, तो दिस विल कम वेरी क्लोज टू 7.07 आएगा। तो 10 टू द पावर 4 आ जाएगा न्यूटन। ये आंसर दिया। ऑलराइट, तो डायरेक्ट है ये क्वेश्चन, नथिंग मच टू डू हियर, ओनली थिंग ऐसा यूनिट में एरिया को कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9.9 है ये। नाउ अगर हमने किसी बॉडी को स्ट्रेस किया, फोर्स लगाया, तो उसमें चेंजेस होते हैं उसके डायमेंशंस में। अगर वो थिन वायर है तो लेंथ बढ़ जाएगी, है ना। अगर कुछ बल्क बॉडी है तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, राइट। और शेयर फोर्स लगाया तो उसकी शेप भी चेंज हो सकती है। तो करेस्पॉन्डिंग टू वेरियस स्ट्रेसेस there are various strains in the body. Strains are nothing but a ratio of change in dimensions to the original dimension. कितनी लेंथ बढ़ गई और इनिशियल कितनी थी, है ना। ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाएगी, तीनों स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन बनेगी। तो जनरल डेफिनेशन क्या है? ओके, when body is under stress then there is change in the dimensions and it is defined as the ratio of change in dimension, ratio of change in dimensions to the original dimension depending upon the stress. It is of 3 types, and ये भी 3 types है। No unit, no dimension, क्योंकि चेंज जो है इट इज द रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी, चेंज का यूनिट भी वही होगा जो ओरिजिनल डायमेंशन है। तो स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होगा, कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो पहले कौन सी थी? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो करेस्पॉन्डिंग स्ट्रेन क्या आएगी? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगी। इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ ऑफ सिलेंडर टू इट्स ओरिजिनल लेंथ एल। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा एल की यूनिट भी मीटर और इनिशियल लेंथ की भी मीटर, तो नो यूनिट। तो स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, गॉट इट? नथिंग मच टू एक्सप्लेन हियर, जितना चेंज हो गया और ओरिजिनल से डिवाइड कर दो। रबर बैंड में बहुत सारी उसकी चेंज बहुत ज्यादा, रबर बैंड में चेंज बहुत ज्यादा होती है। इट कैन बी मोर देन 1, मोर देन 2, मोर देन 3। बाकी मटेरियल में इतनी नहीं होती स्ट्रेंथ। दूसरी कौन सी होगी?
शेयरिंग स्ट्रेन, अगर टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं तो शेयरिंग स्ट्रेन में क्या देखते हैं, देखो इसमें क्या लिखा जाता है, इसमें ये जो एक इसको फिक्स कर दो एक जगह, और ये कितना आगे चला गया, तो डेल्टा एक्स इज कॉल्ड रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन दोनों सरफेस के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस। यहाँ पे थोड़ा याद रखना पड़ेगा, देखो शेयरिंग स्ट्रेन में एज ए रिजल्ट ऑफ टेंजेंशियल फोर्स देयर इज रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स बिटवीन द टू अपोजिट सिलेंडर, अपोजिट फेसेस ऑफ द सिलेंडर, दोनों का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स हो गया। तो शेयरिंग स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट टू द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, इनिशियल लेंथ जो थी वो, इंक्लाइन लेंथ नहीं लेना, वर्टिकल लेंथ लेना ये, ठीक है। तो शेयरिंग स्ट्रेन इज डेल्टा एक्स बाई एल विच इज इक्वल टू टेन थीटा। अगर थीटा बहुत कम है तो टेन थीटा को थीटा लिख सकते हो डायरेक्ट, व्हेन थीटा इज स्मॉल टेन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा। तो ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, डेल्टा एक्स बाई एल है, डेल्टा एक्स क्या है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, एल क्या है, उसकी लेंथ ऑफ सिलेंडर है, लेंथ मतलब दो अपोजिट फेसेस के बीच का डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट आई मीन ओके, एल ऐसा लिखो, यहाँ पे लेंथ लिखी है, लेंथ ऑफ द सिलेंडर है, और सिलेंडर नहीं है तो कुछ और है, तो और इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट फेसेस। क्यूब है या कुछ और है, तो जो 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 फेसेस डिस्प्लेस हो रहे हैं उनके बीच का डिस्टेंस। गॉट इट? आर यू देयर? Yes, sir. वॉल्यूम स्ट्रेन में सिंपल, चेंज ऑफ वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, वॉल्यूम स्ट्रेस थी तो उससे वॉल्यूम चेंज होगा, उसका रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, डेल्टा वी बाई वी, ठीक है। तो चेंज इन वॉल्यूम निकाल लो, ओरिजिनल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो वॉल्यूम स्ट्रेन मिल जाता है। तो इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखो इफ वॉल्यूम ऑफ द रबर बॉल decreases by 10% due to volume stress, find out the volume strain, है ना, वॉल्यूम स्ट्रेस लगी उसके ऊपर फोर्स लगा, स्ट्रेस इज रिलेटेड टू फोर्स ओनली, फोर्स अपन एरिया, तो 10% उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। समझ, तुमने डीप वाटर के अंदर डाल दिया बॉल को, तो 10% उसका वॉल्यूम चेंज हुआ, तो वॉल्यूम स्ट्रेन कितनी आएगी? कैन यू गेस हाउ मच विल बी द वॉल्यूम स्ट्रेन? वॉल्यूम 10%, डेल्टा V is 10% of initial volume. 10% कितना होता है? 10/100 होता है, तो ये 1 1 by बाई 10 आ रहा है। हाँ 1/10V, Strain. बट V को चल दिया डेल्टा V बाई V, 1/10 है ना, विच इज इक्वल टू 0.1, तो डेल्टा V बाई V को ही तो वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेन बोलते हैं। जीरो पॉइंट वन इसका यूनिट नहीं होगा, है ना, नो यूनिट, ठीक है। Yes, sir. तो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ अभी, ये वाला नीचे वाला। If length of the rubber band becomes double under the tensile stress, find the longitudinal strength. Sir, 1. ओके, कैसे बना रही? डेल्टा एल निकाल लो, है ना, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, तो एल आ गई, तो डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल बी एल है, एल बी, तो 1, 1 इज द राइट आंसर, ठीक है, 1 इज द राइट आंसर।
तो रबर बैंड में ऐसा पॉसिबल है 1 2, अदरवाइज ऐसे आएंगे डेसिमल में ही कुछ आंसर आएंगे। एक्चुअली रबर बैंड होता है ना, उसको कुछ नया ही नाम दिया गया है, आगे हम पढ़ेंगे व्हाट इज द नेम गिवन टू दैट। इलास्टिक है, ऑफ कोर्स इलास्टिसिटी है उसमें, बट आगे हम पढ़ेंगे हुक्स लॉ। जस्ट 2-3 मोर मिनट्स देन विल लर्न। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सो फार व्हाट वी हैव सीन stresses and strains in the body due to the applied forces. स्ट्रेस क्या होती है? अप्लाइड फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स इन द बॉडी पर यूनिट एरिया। और स्ट्रेन क्या होती है? चेंज ऑफ डायमेंशंस अपॉन ओरिजिनल डायमेंशंस, है ना? तो ये दो टर्म पढ़े हमने, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, एंड 3 टाइप के हैं ये, बट डेफिनेशन रिमेन सेम है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया और चेंज ऑफ डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। लेंथ के टर्म में हो सकती है, या फिर वॉल्यूम के टर्म्स में, या फिर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। ठीक है, हुक्स लॉ क्या है? हुक्स लॉ देखो यहाँ पर हुक्स में क्या, स्ट्रेस स्ट्रेन को फॉर उसने बोला फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा डिफॉर्म नहीं करना उसको, बहुत ज्यादा किया तो फिर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं लेगा। वो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लीनियर रिलेशन उनके बीच में, लाइन का रिलेशन ऐसा। दिस इज कॉल्ड हुक्स लॉ, एंड स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, एंड यहाँ पे के आता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इनटू स्ट्रेन। ये जो के है, के इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कांस्टेंट है, लेकिन इसका कुछ नया नाम देखो, मॉडुलस बोला गया है। ये कांस्टेंट है, बट इसका टेक्निकल नाम क्या है इलास्टिसिटी में? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये 3 टाइप के पढ़ेंगे हम लोग। एक तो यंग्स मॉडुलस है, थॉमस यंग्स ने कंट्रीब्यूट किया काफी इसमें, एंड उसने फिर ऑप्टिक्स में भी अपना कंट्रीब्यूशन काफी दिया। ये प्रूव द वेव नेचर ऑफ लाइट का एक्सपेरिमेंट उसने प्रूव करके दिखाया कि लाइट वेव है, वेल नोन एक्सपेरिमेंट। और यहाँ भी उसने 12th में भी पढ़ेंगे यंग्स मॉडुलस, नहीं वहाँ पे यंग्स एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, यहाँ पे यंग्स मॉडुलस पढ़ेंगे। और दूसरा कौन सा होगा? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस में यंग्स मॉडुलस आएगा। और कौन सी स्ट्रेस थी? वॉल्यूम स्ट्रेस में बल्क मॉडुलस आएगा। और तीसरी कौन सी? शेयर स्ट्रेस थी, है ना? तो उसमें शेयर मॉडुलस बोलते हैं। वो शेयर मॉडुलस अभी न्यू कोर्स में नहीं रखा उन्होंने, शेयर मॉडुलस है। 3 मॉडुलस है, जिसमें से 2 हम पढ़ेंगे, एंड एक्स्ट्रा पॉइंट्स बाद में कवर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ये थोड़ा सा बता दूं क्या इसके बारे में, हम नेक्स्ट क्लास में करें। ओके, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में तुम लोग का टेस्ट भी होने वाला था। कौन सा टॉपिक बताया था मैंने? विच टॉपिक? बोलो, कौन सा टॉपिक प्रिपेयर्ड है तुम्हारा? रोटेशनल मोशन का देने के पहले 10 क्वेश्चंस का 20 मिनट्स, 10 क्वेश्चंस 20 मिनट्स का। ठीक है सर। Okay, I am giving you the option, either you can, okay, just hold on.